हाँ जी बेटा, ये है आपका चैप्टर 5 उपसह संयोजक यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका 5 to 6 मार्क्स का है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसमें 1 मार्क के क्वेश्चंस भी हैं और 2-2-3 नंबर का भी आता है। ठीक है, तो होते क्या उपसह संयोजन यौगिक, तो मैं पहले ये बताया है कि ये हमारे पास जैसे बना हुआ है K4FeCN6, ये हमारा उपसह संयोजन यौगिक है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन बनता है द्विक लवण तथा उपसह संयोजी यौगिकों में अंतर बताइए। तो द्विक लवण जैसे नाम से पता लग रहा है कि ये दो लवणों का मिक्सचर होता है। द्विक लवण का निर्माण दो लवणों को मिलाने से होता है और ये सममोलर अनुपात में मिलाने पे होता है, जबकि उपसह संयोजन यौगिक का निर्माण दो साधारण लवणों को सममोलर अनुपात से भी हो सकता है और नहीं भी। ठीक है, ये इसका मेन पॉइंट है। ये जल में घुलने पर अपना अस्तित्व खो देते हैं। द्विक लवण दो होते हैं, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये जल में घुलने पर अपना अस्तित्व खो देते हैं, पहचान खो देते हैं, लेकिन ये जल में घुलने पर भी अपनी पहचान बनाए रखते हैं। उसके बाद है, इसमें एग्जाम्पल है इसकी, देखो ये वाला फिटकरी हो गया, मोहर लवण द्विक लवण है। इसमें संघट लवणों की प्रकृति आयनिक होती है और संघट कणों की प्रकृति आयनिक या उपसह संयोजी दोनों हो सकती है। सो ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, ये 1-2 साल से नहीं आया, इस बार आ सकता है। ठीक है, तो मोहर लवण हो गया, फिटकरी हो गया, ये द्विक लवण है। लेकिन हम इस चैप्टर में कौन से पढ़ रहे हैं? K4 वाले, K4FeCN6, K3FeCN6, ये हमारे उपसह संयोजी यौगिक है। ठीक है, तो 2 नंबर का ये प्रश्न आता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर इसमें अलग अलग थ्योरीज़ हैं, 3 थ्योरीज़ हैं इसमें, है ना, वो भी हम देख लेते हैं। लिगेंड आपको मालूम ही है क्या होते हैं, लिगेंड क्या होते हैं। अगर ये हमारा उपसह संयोजी यौगिक है जैसे ये बना हुआ है, तो इसमें ये सेंटर में जो है इसको मेटल बोलते हैं, केंद्रीय धातु, और इसके आसपास ये जो लगे हुए हैं ये सब लिगेंड हैं। तो केंद्रीय धातु जिन समूहों से घिरी होती है उनको हम क्या कहते हैं? लिगेंड। तो उपसह संयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से आबंधित समूह लिगेंड कहलाता है। ठीक है, अब लिगेंड देखो, एक दंतुर लिगेंड, इसकी डेफिनेशन आ जाती है आपको कि एक दंतुर लिगेंड क्या है। जब एक लिगेंड धातु आयन से एक दाता परमाणु द्वारा जुड़ा होता है। लिगेंड और धातु की कहानी है ये, बीच में धातु रहती है और आसपास कौन रहते हैं? बहुत सारे लिगेंड। ठीक है, तो इन दोनों में कैसी बॉन्डिंग है, एक बॉन्ड है, 2 बॉन्ड हैं, ये सारी स्टोरी इन दोनों की है। किस किस की? लिगेंड की और धातु की। तो जब एक लिगेंड धातु आयन से एक दाता परमाणु द्वारा जुड़ता है तो इसे हम एक दंतुर लिगेंड कहते हैं, और ये बहुत बार आता है। इसमें एग्जाम्पल हो गया आपका क्लोराइड, अमोनिया, वाटर। ठीक है, ये एक दंतुर लिगेंड है। इसमें से ये उदासीन है, जल H2O जल जो है उदासीन होता है, अमोनिया उदासीन होता है, ये नेगेटिव लिगेंड है। फिर है द्विदंतुर लिगेंड, जब एक लिगेंड केंद्रीय धातु से 2 दाता परमाणुओं द्वारा जुड़ता है। कितने दाता परमाणु आपकी बात? 2, तो इसको हम बोलते हैं द्विदंतुर लिगेंड। आपको आता है द्विदंतुर लिगेंड की उदाहरण दीजिए, तो इसमें आपका ऑक्जेलेटो, C2O4 2 नेगेटिव, और EN लिख देना आपने, एथिलीन डायमीन। ठीक है, द्विदंतुर हो गया। फिर ऐसे ही होता है षटदंतुर। षटदंतुर मतलब जो 6 बॉन्ड्स बनाता है। 6 वाले की एग्जाम्पल कौन सी है? EDTA, आपको याद रखना है, EDTA जो है ये वाला, ये 6 षटदंतुर होते हैं। फिर होता है कीलेट लिगेंड। कीलेट लिगेंड क्या होता है? जो एक चक्र बना देता है, चक्रीय संरचना बनाता है केंद्रीय धातु के साथ पे। ऐसा लिगेंड जो केंद्रीय धातु के साथ जब जुड़ता है तो एक चक्रीय संरचना बनाता है, ऐसे करके देखो क्लोज्ड स्ट्रक्चर बनाएगा, तो इसको हम बोलते हैं कीलेट लिगेंड। ठीक है, इसमें भी हमारा EN आता है। तो जब द्विदंतुर या बहुदंतुर लिगेंड केंद्रीय धातु के साथ इस प्रकार जुड़ता है कि चक्रीय यौगिक का निर्माण करता है तो इसको हम कीलेट कहते हैं। तो कीलेट में आपको याद रखना चक्रीय बनता है। ठीक है, फिर आता है उभयदंतुर लिगेंड, ये भी बड़ी बार आया, हाफ ईयरली में भी आया है, इसको आप पढ़ लेना। उभयदंतुर लिगेंड क्या होता है? ऐसा लिगेंड होता है जिसके पास जो केंद्रीय धातु से 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न परमाणुओं द्वारा जुड़ सकता है। उसके पास 2 भिन्न दाता परमाणु होते हैं, लेकिन एक बार में वो किसी एक से ही जुड़ता है। ठीक है, जैसे ये है थायोसाइनेट लिखा रखा है, तो ये नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है और सल्फ़र से भी जुड़ सकता है, लेकिन एक बार में वो एक ही को यूज़ करता है। नाइट्रो हो गया, ये O से भी जुड़ सकता है, N से भी जुड़ सकता है, लेकिन ये एक बार में एक ही से जुड़ता है। ये देखो, जब N से जुड़ेगा तो नाइट्रो, जब O से जुड़ेगा तो नाइट्राइटो।
ठीक है। तो ऐसे लिगेंड जिसके पास एक से ज़्यादा दाता परमाणु होते हैं लेकिन वो एक बार में एक ही दाता परमाणु का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो लिगेंड में से भाई एक क्वेश्चन तो आना ही आना है आपका, ठीक है। एक दंतुर हो गया, द्विदंतुर हो गया, उभय दंतुर हो गया, इनको ढंग से पढ़ेंगे। अब इसके बाद है वर्नर का सिद्धांत। 3 सिद्धांत हैं आपके, तीनों एक साथ बता देती हूँ। पहला है वर्नर का सिद्धांत। वर्नर ने क्या बताया था? सबसे पहले वर्नर ने ही बताया था किसके बारे में? उपसह संयोजन यौगिकों के बारे में। जो उसने स्टडी करना शुरू किया तो उसने बोला कि उपसह संयोजन यौगिकों में, फिर वही धातु और लिगेंड की कहानी है। तो जो धातु परमाणु 2 प्रकार की संयोजकताएं दर्शाते हैं, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। ये दिखा रखा है, देखो एक कंपाउंड K4Fe CN6। तो इसमें जो CN6 यानी कि 6 नंबर डला हुआ है, ये द्वितीयक संयोजकता है। और जो बाहर है, इस ब्रैकेट के बाहर है, उसमें जो 4 नंबर है, इसको हम प्राथमिक संयोजकता कहते हैं, ठीक है। तो वर्नर ने बोला था कि जो धातु है, केंद्रीय धातु के साथ जो भी जुड़े हुए हैं, वो 2 तरह की केंद्रीय धातु जो वो 2 तरह की संयोजकता दर्शाता है, द्वितीयक और प्राथमिक। प्राथमिक होती है जो बाहर रहती है और द्वितीयक जो उसके साथ बिल्कुल अटैच रहते हैं। अब जो प्राथमिक संयोजकता है, ये वाली जो K4 वाली है, ये आयनिक होती है, जबकि जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो आयनिक नहीं होती है। बस इतना ही लिखना है आपको, बहुत ज़्यादा कहानी नहीं बनानी है। फिर द्वितीयक संयोजकता से आबंधित आयन द्विक स्थान में विशेष रूप से व्यवस्थित होते हैं। दिखा दिया इन्होंने कि ये जो द्विक संयोजकता वाले आयन हैं, जैसे जो साइनाइड्स थे, वो आयरन के साथ एक स्पेशल क्या फॉर्म करते हैं, एक स्पेशल संरचना बनाते हैं। अगर वो 6 हैं तो इस तरह से अरेंज होंगे। इस संरचना को हम क्या बोलते हैं? अष्टफलकीय, ठीक है। तो एक ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर एक मेटल है और कुछ लिगेंड्स हैं, ठीक है। इस वाले में कितना है? एक मेटल कौन सी है? Fe। और ये कितने इसमें लिगेंड्स हैं? 6 लिगेंड्स हैं। तो जब भी मेटल के अराउंड 6 लिगेंड्स होंगे तो आपने ऐसी संरचना बनानी है, स्टार जैसी, राइट। इसको बोलते हैं अष्टफलकीय संरचना। तो ये वर्नर की सिद्धांत है। फिर दूसरा सिद्धांत आता है आपका VBT। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जो VBT है, VBT से आपको ये भी पूछा जाता है कि संयोजकता आबंधन सिद्धांत को समझाइए, ठीक है। तो ये आपका 2 से 3 नंबर में आ जाता है। तो संयोजकता आबंधन सिद्धांत, अब पहले तो वर्नर की थ्योरी थी, फिर वर्नर की थ्योरी में थोड़े करेक्शंस हुए, तो फिर आई संयोजकता आबंधन सिद्धांत। तो ये क्या कहता है? संयोजकता आबंधन सिद्धांत के अनुसार उपसह संयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु के पास लिगेंडों के साथ आबंध बनाने के लिए अब क्या होनी चाहिए उसके पास में? उसके पास आवश्यकता अनुसार खाली ऑर्बिटल होते हैं। अब जो केंद्रीय धातु है, जैसे इसमें आयरन थी हमारी, तो आयरन के पास क्या होने चाहिए? खाली कक्षक होने चाहिए, तभी लिगेंड आकर उसको इलेक्ट्रॉन्स देगा और उनके बीच में बॉन्ड बनेगा, ठीक है। फिर दूसरा, पहला कंडीशन तो है कि खाली कक्षक होने चाहिए, किसके पास? केंद्रीय धातु के पास। दूसरा, केंद्रीय धातु के खाली कक्षक संकरित होकर निश्चित ज्यामिति बनाते हैं। अब वो जो कक्षक अगर 6 हैं तो 6 आपस में क्या होंगे? मिक्स होंगे, फिर नए 6 कक्षक बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में निश्चित ज्यामिति बनाते हैं, संकरण होता है और फिर ज्यामिति बनती है। केंद्रीय धातु के संकरण में भाग लेने वाले जो ऑर्बिटल है, अब जो कक्षकों की कहानी चल रही है, यहाँ कहानी किसकी हो रही है? खाली कक्षकों की। खाली कक्षक होने चाहिए पहले, और फिर जो खाली कक्षक हैं वो एक निश्चित ज्यामिति बनाते हैं। अब ये जो खाली कक्षक हैं, ये N-1D भी हो सकते हैं और ND भी हो सकते हैं, ठीक है। ये ND है, N-1D भी हो सकते हैं, या ND भी हो सकते हैं। अब ठीक है जी, वो आपस में मिक्स होंगे, एक ज्यामिति बनाएंगे। तो अगर हमारे जो हैं अंदर वाले डी कक्षक उपयोग होते हैं, ठीक है, तो इन्हें निम्न चक्रण यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न चक्रण यौगिक कहते हैं। और अगर बाहर के डी कक्षक यूज़ होते हैं तो इन्हें कहते हैं उच्च चक्रण यौगिक, ठीक है। अगर अंदर के होंगे तो निम्न चक्रण यौगिक, और बाहर के डी कक्षकों का अगर उपयोग होगा तो उसे उच्च चक्रण यौगिक कहते हैं। केंद्रीय परमाणु के अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स आबंध में भाग नहीं लेते हैं, केवल संयोजी इलेक्ट्रॉन ही प्रतिभाग करते हैं, ठीक है। तो अब हमारी जो ये स्टोरी है किसकी है? मेटल की और लिगेंड की है। तो मेटल जब बॉन्ड्स बनाता है तो उसको जितने लिगेंड्स आते हैं उतने खाली कक्षक चाहिए होते हैं, ठीक है। उतने खाली कक्षक चाहिए होते हैं, और वो क्या हो सकते हैं? वो डी कक्षक ही होते हैं, और ये अंदर वाले डी कक्षक भी हो सकते हैं और बाहर वाले डी कक्षक भी हो सकते हैं।
अगर अंदर वाले डी कक्षक होंगे तो निम्न चक्रण यौगिक, और अगर बाहर वाले डी कक्षक यूज़ होंगे तो उच्च चक्रण यौगिक बनते हैं। ठीक है, तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। फिर इसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के क्या हैं आपके वीबीटी के संयोजकता आबंधन सिद्धांत की सीमाएं, ये भी पूछ ली जाती हैं आपसे 2 नंबर में। तो इसमें क्या है, इसमें सब पूर्व अनुमान है, सिर्फ अनुमान लगाए गए हैं, कुछ भी प्रूफ नहीं है। उसके बाद इसके चुंबकीय आंकड़ों की कोई व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, पहला पूर्वानुमान है, चुंबकीय आंकड़ों की कोई व्याख्या नहीं करता है। इसमें जो है आपका इसके आप जो चुंबकीय व्यवहार है उसको नहीं बताता है, ना ये बताता है कि लिगेंड्स जो यूज़ हो रहे हैं वो प्रबल हैं या दुर्बल हैं। तो यह प्रबल तथा दुर्बल लिगेंडों के मध्य विभेद नहीं करता। ये दुर्बल और प्रबल लिगेंड जो है वो अब अगली थ्योरी में आएंगे, इस थ्योरी में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन आप इसमें से कोई 2 से 3 पॉइंट्स याद कर लेंगे। सारे पूर्वानुमान हैं। ठीक है, चुंबकीय आंकड़ों की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, और रंगों की व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि उपसह संयोजी यौगिक कलर्स भी दिखाते हैं, लेकिन इसमें कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है कि ये रंग क्यों दिखाते हैं, और है तो क्यों है। ठीक है, उसके बाद है इसमें ये आपने बताना है कि दुर्बल तथा प्रबल लिगेंडों के मध्य विभेद नहीं करता है। तो आपकी संयोजकता आबंधन सिद्धांत अगर आता है तो वो भी आ जाता है, और उसकी सीमाएं भी आती है 2 नंबर में। तो आपने अकॉर्डिंगली 3 से 4 इसमें डिफरेंसेस लिख देने हैं, 3 से 4 पॉइंट्स लिख देने हैं। फिर आता है आपका CFT, तीसरी जो थ्योरी है वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। ठीक है, तो अब है हमारा क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोलते हैं इसको। इस बार इसके आने के चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बार आ चुकी है VBT तो। ठीक है, तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार, फिर से इस स्टोरी किसकी है, धातु की और लीगेंड की। धातु तथा लीगेंड के मध्य स्थित आबंध आयनिक होते हैं। यहाँ इसने बोल दिया कि आबंध आयनिक है। ठीक है, जो केवल धातु आयन तथा लीगेंड के मध्य स्थिर वैद्युत अन्योन्य क्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो आपने बस फर्स्ट लाइन लिखनी होती है इसकी कि जो हमारा बॉन्ड है दोनों के बीच में, धातु और लिगेंड के बीच में किस तरह का बॉन्ड है, आयनिक आबंध होते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु के जो 5 कक्षक होते हैं, अब जो धातु है ना वो D ब्लॉक की है। ठीक है, और D में 5 कक्षक होते हैं। तो ये मान के चलते हैं कि जो 5 कक्षक होते हैं उनकी ऊर्जा का मान पहले तो बराबर होता है। ठीक है, ये 5 हैं और 5 की ऊर्जा का मान क्या होता है, बराबर होता है। 5 भाई हैं, लगा लो आप ये। ठीक है, परंतु जैसे ही लीगेंड इस धातु के पास आ जाते हैं, जैसे ही लीगेंड इसके साथ बॉन्ड बनाने आते हैं, तो ये जो D कक्षक है इनका बंटवारा हो जाता है। ठीक है, ये विपाटन बोलते हैं इसको, विपाटन हो जाता है। और ये विपाटन 2 प्रकार का होता है, अष्टफलकीय यौगिकों में अलग तरह से होता है, चतुष्फलकीय में अलग तरह से होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे होता है विपाटन। तो ये देखो, हम पहले अष्टफलकीय यौगिकों में देखते हैं। अष्टफलकीय जिसमें 6 लीगेंड इसके पास आते हैं। ठीक है, लेकिन जो मेटल है उसके पास कितने ऑर्बिटल्स हैं, 5 ऑर्बिटल्स हैं। ये देखो 1 2 3 4 और 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। इसको हम बोलते हैं तलस्थ अवस्था। ठीक है, जब तक ये इसके पास कोई नहीं आया तब तक ये स्टेबल है। बट जैसे ही 6 लिगेंड इसके पास या बॉन्ड बनाने आते हैं तो इसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, ये एक्साइटेड हो जाता है। ठीक है, और फिर ये 2 पार्ट्स में बंट जाते हैं। इसी को बोलते हैं हम क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। विपाटन मतलब बंट जाना। ठीक है, तो ये पहले 5 एक ही साथ थे, लेकिन अब क्या हुआ, 3 अलग हो गए और 2 अलग हो गए। 3 ऊर्जा में डाउन हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, और 2 की ऊर्जा बढ़ जाती है। तो अब D के 5 ऑर्बिटल हैं, DXY, DYZ, DZX, 3 ये होते हैं, और ये DX² - Y² और DZ², इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, जब 6 लिगेंड्स आए तो ये 5 की ऊर्जा पहले थोड़ी बड़ी भी दिखानी है, और फिर इनका स्प्लिटिंग दिखा देना, इनको विपाटित होते हुए दिखा देना कि ये अलग हो गए। अब जो इनके बीच में ऊर्जा का गैप आता है, ठीक है, ये देखो ऊर्जा का जो गैप दिख रहा है, इतना ऊर्जा इनकी डिफरेंट हो गई कि नीचे जो है इनकी कम है, ऊपर वालों की ज़्यादा है। तो इसको हम बोलते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, CFSE इतना है। इन दोनों के बीच में इतना डिफरेंस आ गया। पहले सब साथ में थे, लेकिन लिगेंड के आते ही इनके बीच में इतना अंतर आ गया ऊर्जा का। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है इस विपाटन में, कक्षक DZ² और DX² - Y²
अधिक प्रबलता से प्रतिकर्षित होने के कारण इनकी ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, जबकि इन तीनों का मान घट जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अब हमारा जो लिगेंड का रोल स्टार्ट होता है। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, अभी तक नहीं था पता कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग वीक कुछ होता है, लेकिन इस थ्योरी ने बताया कि लिगेंड्स भी स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं। अगर वो प्रबल हैं तो ये विपाटन ज़्यादा होगा, और अगर जो लिगेंड्स जो जिनके साथ मेटल ने बॉन्ड बनाना था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये विपाटन उतना ज़्यादा नहीं होता, कम ही दूरी होती है इनके बीच में। ठीक है, तो अब क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन लिगेंड तथा धातु आयन के पर विद्यमान आवेश से उत्पन्न क्षेत्र पर निर्भर करता है। कुछ लिगेंड प्रबल क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं। तो इनको एक सीरीज़ में अरेंज किया है। ठीक है, जैसे आई नेगेटिव की सबसे दुर्बल है, फिर धीरे धीरे इनकी प्रबलता बढ़ती जा रही है और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है CO कार्बोनिल। तो एक श्रेणी में इनको अरेंज किया जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि लिगेंड्स को उनकी प्रबलता के बढ़ते क्रम में रखा गया है एक श्रेणी में, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। ठीक है, फिर दूसरा आ गया, ये किसका है, ये चतुष्फलकीय के लिए है, जिसमें 4 लिगेंड्स आते हैं, अप्रोच करते हैं, और इसके पास 5 ऑर्बिटल्स हैं। तो जब 4 लिगेंड्स अप्रोच करते हैं इसको तो ये फिर से बढ़ता है, लेकिन अब की बार उल्टा होता है। अब की बार 3 ऊपर चले जाते हैं ऊर्जा में और 2 नीचे हो जाते हैं। और यहाँ O की जगह हमने क्या यूज़ किया, T वर्ड यूज़ किया, डेल्टा T, यानी कि ये है टेट्राहेड्रन के लिए, हिंदी में बोलते हैं चतुष्फलकीय यौगिकों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। वही लिखना है आपने कि जैसे ही लिगेंड इसके पास आया, इसकी जो 5 कक्षक हैं वो 2 पार्ट्स में बट गए, 2 की ऊर्जा कम हो जाती है और 3 की ऊर्जा बढ़ जाती है। और इसको फिर से हम क्या बोलेंगे, CFSE, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। इतना डिफरेंस आ गया, स्ट्रॉन्ग होगा तो ज़्यादा हो जाएगा, वीक होगा तो कम होगा। तो ये 3 थ्योरीज हैं आपकी। ठीक है, कौन कौन सी बताइए आपको, CFT क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन सिद्धांत है, दूसरी कौन सी है, संयोजकता आबंधन सिद्धांत VBT। ठीक है, और तीसरी कौन सी है आपकी, वर्नर की थ्योरी है। तो 3 थ्योरीज हैं इनकी, तीनों में से एक थ्योरी आती है आपको, ये ढंग से आप लर्न कर लेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट इसका होता है नेमिंग। ठीक है, नेमिंग आपको करनी है, 2 नंबर की नेमिंग आती ही है। फिर कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको ढंग से करनी है। डेफिनेशंस करे बिना आपको, क्योंकि 2 नंबर की 2 डेफिनेशंस भी कई बार पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस आपको भेजी भी थी शायद मैंने, अगर आपने याद की होगी तो ये है वो। ठीक है, इसमें देखो, समन्वय समूह क्या होता है, ये 1 मार्क की डेफिनेशन आती है। समन्वय समूह क्या होता है, समन्वय मंडल भी बोलते हैं इसको। तो ये जो हमने कंपाउंड लिखा है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं हम, पूरे को क्या बोलते हैं, इसको हम उपसह संयोजन यौगिक। ठीक है, ये आपका पूरा है उपसह संयोजन यौगिक। ठीक है, हम हाईलाइट कर देती हूँ इसको मैं। अब इसमें से, ये तो पूरा का पूरा है उपसह संयोजन यौगिक, लेकिन इसमें से ये जो ब्रैकेट वाला हिस्सा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं जो गुरु कोष्टक, इसको क्या बोलते हैं, गुरु कोष्टक, गुरु है ये बड़ा है, तो जो गुरु कोष्टक वाला हिस्सा है इसको हम समन्वय मंडल कहते हैं। ठीक है, K4FeCN6 में जो FeCN6 है वो क्या कहलाता है, समन्वय मंडल कहलाता है। आप डिफाइन कर देंगे तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप ऐसे बना के अगर इसको अलग से दिखा देंगे ना कि FeCN6 समन्वय मंडल है, तो भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं। फिर समन्वय बहुलक क्या होता है, इसी समन्वय मंडल को जो है अगर हम अरेंज कर दें, इसको हमें कोई शेप बना दें, कोई इसकी संरचना बना दें, तो वो समन्वय बहुलक कहलाता है। तो जो आयन से जुड़े हुए लिगेंड हैं वो द्विक स्थान में, ठीक है, स्पेस में व्यवस्थित होते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, समन्वय बहुफलक कहते हैं। तो समन्वय बहुफलक क्या है, उन्हीं का अरेंजमेंट, जो लिगेंड्स हैं उसका मेटल के अराउंड अरेंजमेंट क्या कहलाता है, बहुफलक कहलाता है। फिर आता है होमोलिप्टिक। होमो का मतलब सेम, लिप्टिक का मतलब लिपटे हुए, किससे, मेटल से। तो जो ये मेटल है, अगर इसके साथ जो लिगेंड्स हैं वो सारे के सारे एक जैसे हैं, देखो 6 हैं और 6 के 6 अमोनिया हैं, तो उसको हम बोलते हैं होमोलिप्टिक संकुल। संकुल जिनमें धातु परमाणु एक ही प्रकार के दाता परमाणुओं से जुड़ा होता है या एक ही प्रकार के लिगेंड से जुड़ा होता है, तो हम उसको बोलते हैं होमोलिप्टिक संकुल। और हेट्रोलिप्टिक में क्या होता है, हेट्रो का मतलब डिफरेंट। ठीक है, अभी भी जो धातु है, कि धातु कौन सी इसमें, कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ में अब की बार देखो 4 अमोनिया है और 2 क्लोरीन है, तो अलग अलग हो गए हैं, तो 6 ही हैं, लेकिन 4 अमोनिया है और 2 क्लोरीन है। तो ऐसे
जो हमारे यौगिक होते हैं जिसमें जो केंद्रीय धातु है वो भिन्न भिन्न लिगेंडों से जुड़ी होती है, तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोलिप्टिक संकुल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेट्रोलिप्टिक संकुल। फिर उपसह संयोजन संख्या क्या होती है? जो मेटल जितने बॉन्ड बनाती है लिगेंड के साथ वो क्या होती है, उस मेटल की उपसह संयोजन संख्या होती है। तो वो जनरली 4 या 6 होती है। उपसह संयोजन संख्या को डिफरेंट है ऑक्सीकरण संख्या से, ध्यान से पढ़ना है। उपसह संयोजन संख्या 4 या 6 होती है, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या इतनी ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है। जैसे प्लैटिनम के साथ यहाँ कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं? 4 जुड़े हुए हैं। आपको बोलेंगे कि धातु की या प्लैटिनम की उपसह संयोजन संख्या बताइए, तो प्लैटिनम की उपसह संयोजन संख्या कितनी है इसमें? 4, क्योंकि इसके 4 लिगेंड हैं इसके साथ जुड़े हुए। अब यहाँ आयरन के साथ देखो C2O4 ये ऑक्जेलेट होता है। ठीक है, इसमें 3 ऑक्जेलेट जुड़े हैं, लेकिन इसकी उपसह संयोजन संख्या कितनी है? 6, क्योंकि एक ऑक्जेलेट जो है वो मेटल के साथ में 2 बॉन्ड बनाता है, तो 3 कितने बनाएंगे? 6। तो उपसह संयोजन संख्या 4 और 6 ही होती है। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था उभय तंतु लिगेंड और किलेट संकुल क्या होते हैं, बाकी ये सेम है। उसके बाद आपको आ जाता है, देखिए आइसोमेरिज्म, समाव्यवता। समाव्यवता से भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, अब ज्यामितीय समाव्यवता आपसे पूछी जाती है कि क्या होती है ज्यामितीय समाव्यवता। तो जो ज्यामितीय समाव्यवता है, समाव्यवता वैसे तो हमारे पास में बहुत सारे टाइप की हैं, ठीक है, लेकिन आपको जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यामितीय समाव्यवता पे आते हैं। देखो ये टॉपिक ही है उपसह संयोजन यौगिकों में समाव्यवता। तो समाव्यवता है, पहली है त्रिविम समाव्यवता। ये ज्यामितीय और ध्रुवण 2 तरह की होती है, इसको प्रकाशीय भी बोला जाता है। तो आपको ज्यामितीय समाव्यवता और प्रकाशीय समाव्यवता पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो क्या होती है ज्यामितीय समाव्यवता? नाम से ही पता लग रहा है ज्यामितीय समाव्यवता का मतलब इनकी ज्यामिति अलग अलग होती है। ऐसे 2 आपके पास में यौगिक होंगे जिनका अणु सूत्र तो समान होगा, देखने में एक जैसे ही होंगे, लेकिन सिर्फ उनकी अरेंजमेंट जो है, ये देखो ये दोनों के दोनों। अब इसको अगर जब हम बंद करके लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे प्लैटिनम, 2 अमोनिया है इसमें NH3(Cl2), लेकिन जब इसे खोल के लिखते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसकी ज्यामिति बनाते हैं, तो ये 2 तरह से लिखा जा सकता है। देखो ऊपर वाला देखिए, इसमें दोनों अमोनिया एक तरफ हैं और दोनों क्लोरीन एक तरफ हैं, तो इस तरह की समाव्यवता को हम बोलते हैं सिस, समपक्ष, कि जो एक जैसे हैं वो एक ही तरफ है, एक ही पक्ष में है, तो इसको बोलते हैं समपक्ष। ठीक है, और ये नीचे वाला देखिए, इसमें अब क्या हुआ है, तो इसमें भी 4 है, 2 अमोनिया है और 2 क्लोरीन है, लेकिन अब मैंने अरेंज इनको, इनकी ज्यामिति बदल दी। एक बार NH3 यहाँ रखा है, एक NH3 यहाँ रखा है, तो अब ये हो गए एक दूसरे के विपक्ष में, आमने सामने हो गए। तो इस वाली जो ज्यामितीय समाव्यवता समावयव है, ये इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांस, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांस और हिंदी में बोलते हैं विपक्ष समावयव। तो आपको आता है कि सिस और ट्रांस समावयव बनाइए, एक ऐसा ही कुछ दे रखा होगा, तो आपने अगर सेम वाले एक तरफ लगा दिए तो समपक्ष, और सेम वालों को ऐसे आमने सामने कर दिया तो विपक्ष। तो ज्यामितीय समाव्यवता क्या है? ऐसे 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनका अणुसूत्र तो समान होता है, लेकिन इसके लिगेंड की जो व्यवस्था होती है, जो ज्यामिति होती है वो अलग होती है, और ये 2 प्रकार के होते हैं, सिस होता है और ट्रांस होता है। ये आपके 4 वाले में है, जिसमें 4 लिगेंड से घिरा हुआ है मेटल। 6 वाले में देखो ये कोबाल्ट है, इसमें आपके पास में 2 क्लोरीन है और 4 अमोनिया है। अब देखो क्लोरीन अगल बगल में लग गई, तो ये समपक्ष हो गया। अगर अगल बगल और क्लोरीन को हमने आमने सामने कर दिया तो ये विपक्ष हो जाता है। तो 6 में भी समपक्ष और विपक्ष होता है। अगर आमने सामने कर देंगे तो विपक्ष, और अगल बगल रखेंगे तो समपक्ष। ठीक है, तो ज्यामितीय समाव्यवता। और दूसरा आपसे पूछी जाती है प्रकाशीय समाव्यवता। तो प्रकाशीय समाव्यवता क्या होती है, या ध्रुवण समाव्यवता क्या होती है? जो इसमें समावयवी होते हैं ना, वो एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप होते हैं। प्रतिबिंब का मतलब जब हम उन्हें मिरर में देखते हैं तो वो एक दूसरे का मतलब इमेज बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में, जैसे ये कोबाल्ट है, ये 3 EN से घिरा हुआ है, इसमें 2 EN इधर हैं और 1 EN इधर हैं। अगर हम इसके अरेंजमेंट को उल्टा कर दें कि 2 इस तरफ कर दें और 1 इस तरफ कर दें, जैसे ये सामने बना हुआ है ना, इसमें 2 कहाँ थे? राइट साइड पे थे। ये जो 2 EN हैं ये राइट साइड पे हैं, और एक वाला जो है वो लेफ़्ट में है।
अगर इसको देखेंगे तो अब एक लेफ़्ट में हो गया और 2 राइट में हो गए, मतलब एक राइट में हो गया और 2 लेफ़्ट में हो गए। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो अरेंजमेंट बनती है, ये 2 जो बनते हैं आपस में, इन दोनों को हम बोलते हैं प्रकाशीय समावयव। ठीक है, तो इसमें आपके पास में इसको आप कैसे डिफाइन करते हैं, होते क्या है प्रकाशीय समावयव? प्रकाशीय समावयव एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, जिनको एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता। इनको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये एक दूसरे को कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन आप देखोगे तो फॉर्मूला सेम है। फॉर्मूला हम लिखते हैं तो इट इज COEN3। इसमें CO है और 3 EN लगे हुए हैं, इसमें भी CO है और 3 EN लगे हैं। लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि इसको देखेंगे तो मिरर में ऐसा दिखेगा और इसको देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, तो ये एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप होते हैं। तो आपने यही लिखना है कि ध्रुवण समावयव एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, जिन्हें एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता। इन्हें प्रतिबिंब रूप या इनेंशियोमर्स भी कहते हैं। तो इनेंशियोमर्स आपको डिफाइन करने आता है कई बार। ठीक है, जैसे इन्होंने यहाँ बनाया हुआ है।